बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो एक अजीब सी आवाज़ थी, खौफो दहशत से भरपूर, जिसे सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो समझ न पाई कि ये किस किस्म की आवाज़ है। रात आधे से ज़्यादा गुजर चुकी थी। कमरे की हर चीज़ तारीकी में डूबी हुई थी। वो आवाज़ फिर उसकी समात से टकराई तो वो खौफ से कांप उठी, लेकिन उसकी बिस्तर से निकलने की हिम्मत ना हुई। दफतन एक निहायत ही खूबसूरत सहर आफरीन आवाज़ गूंजी, जैसे कोई वायलिन बजा रहा हो। आवाज़ में न जाने क्या जादू और सहर था कि उसने कंबल परे फेंक दिया। उसकी महरूती उंगलियां जूं ही दरवाजे से मस हुई, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। गहरे अंधेरे रात के तवील सन्नाटे से बेखबर उस वीरान खंडर में जाकर रुक गई, जो कि सालहा साल से वीरान पड़ा था, जिसकी दीवारें और छतें जगह जगह से बोसीदा हो चुकी थी। वो आवाज़ अब उसके कानों में गूंज रही थी, उसकी रूह पर एक दिलफरेब एहसास पैदा कर रही थी। महविश, चली आओ, मेरी बेचैन मुहब्बत तुम्हें पुकार रही है। वो मर्दाना आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जो कि दर्द के तासुर से लबरेज थी। न जाने क्यों महविश का दिल गम की गहराइयों में डूबने लगा। महविश उस आवाज़ के ताकुब में आगे बढ़ती रही, बल्कि तेजी से आगे बढ़ती रही। अचानक उसकी नज़र कब्र की मानिद उस डेरी पर पड़ी, जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बना हुआ था। आवाज़ खामोश हो गई। कहाँ हो तुम? क्यों हर रोज़ मुझे परेशान करते हो? महविश ने चिल्लाकर कहा, लेकिन सन्नाटा बदस्तूर उसी तरह था। फिजा में झिंगड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक खौफ व दहशत का तासुर उसके दिल में छाने लगा। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि उसके आसपास कोई और मौजूद है। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं पर जम गए। अचानक उसकी नज़र उस कब्रनमा ढेर पर पड़ी, जिससे एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था। वो हाथ लंबा होता रहा। महविश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो हाथ उसकी जानिब बढ़ता ही रहा था। महविश के हलक से खौफो दहशत से भरी चीख निकल गई। फिर उसे कुछ भी होश न रहा। और फिर महविश को जब होश आया तो उसने अपने आप को ख्वाबगाह में पाया। वो मुसहरी पर दराज हैरत भरी नजरों से अपने चारों तरफ खड़े लोगों को देख रही थी। महविश को होश में आता देखकर डॉक्टर आरिफ ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और महविश के वालिद को एक तरफ ले जाते हुए बोला, मेरे ख्याल से ये कोई रूहानी प्रॉब्लम है। क्या मतलब आपका? जाहिद बेग चौंकते हुए बोले, रात के अंधेरे में उन खंडरात में ये क्यों जाती है जहां अक्सर ये बेहोशी की हालत में पाई जाती है। आपने बताया भी था कि आप लोगों ने इसे कमरे में कैद करके रखा है, मगर फिर भी वो खंडरात में पाई जाती है। मैं क्या करूं डॉक्टर साहिब, होश आने पर ये सब कुछ भूल जाती है। डॉक्टर आरिफ ने जब ये सुना तो वो पुरख्याल अंदाज में ऐसे सर को हिलाने लगे। मेरा ख्याल है कि आप इनकी जल्द से जल्द शादी कर दें। हो सकता है माहौल की तब्दीली इनके जहन पर खुशगवार असर पैदा कर दे। डॉक्टर ने पुरतफक्कर लहजे में कहा, डॉक्टर साहिब, ये सब क्यों हो रहा है? कोई नफ्सियाती उलझन या जहनी गिरोह जो कि माहौल की तब्दीली के बगैर हो सकता है कि इसके बाद कोई अच्छी उम्मीद दिलाए। महविश को ये अच्छी तरह से एहसास था कि उसके हालिया दौरे, जिनकी बदौलत वो खंडरात में पाई जाती थी, उसके घर वालों को किस कदर उलझन और परेशानी का सबब थे। उसे न जाने क्यों ऐसे लगता था कि ये सब दौरे नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर है। मगर इसके घर वाले समझते थे कि वो बीमार है। ये बात भी ज़रूर है कि वो ये भूल जाती थी कि वहाँ हुआ क्या था, वहाँ पहुँची कैसे थी। बस कुछ धुंधले धुंधले से नकूश उसके जहन में बाकी रहते थे। मोहल्ले वाले और करीबी रिश्तेदार ये समझते थे कि लड़की पर किसी जिन का साया है, इसे किसी पीर फकीर के पास दिखाया जाए। खैर, जितने मुंह उतनी ही बातें थी। जाहिद बेग किसी पीर फकीर के पास जाने के खिलाफ थे। उनके ख्याल में साइंस के पास हर बीमारी का इलाज मौजूद है। खैर, महविश की उम्र उस वक्त 22 साल थी। वो उम्र के उस दौर में थी जब हर तरफ रंग ही रंग नजर आने लगते हैं।
दिल में बहुत से अरमान और ख्वाहिशात का ज़हीरा होता है। शादी उसके तमाम अरमानों का हासिल न थी, बल्कि वो ज़िंदगी में आला तालीम हासिल करना चाहती थी ताकि मर्दों का ये मुआशरा उसे एक औरत होने का एहसास न दिला सके। वो कामयाब होना चाहती थी कि मुआशरे में उसकी पहचान बन सके। घर में चलती शादी की खबरें उसके लिए परेशान कुन थी। परेशानी में हमेशा ही उसे ज़ारा का ख्याल आता था। ज़ारा एक निहायत ही समझदार लड़की थी। चुनाचे उसने ज़ारा को मोबाइल पर डायल किया। मैं तेरे घर नहीं आ सकती, लेकिन तू ज़रूर मेरे घर आ सकती है, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, महविश ने सादगी से कहा। ज़ारा के वालिद फिजाई कंपनी में पायलट थे। वो एक माह में कम अज कम 20 दिन घर से बाहर रहते थे। उसकी वालिदा को घर सजाने और संवारने का जुनून की हद तक शौक था। ज़ारा वालिदैन के होते हुए खुद को तन्हा महसूस करती थी। चाय से फारिग होकर ज़ारा संभल कर बेड पर बैठ गई। हाँ अब बता, तुझे क्या परेशानी है, वो मुस्कुराकर बोली। क्या बताऊं, न जाने मुझे किसके दौरे पड़ते हैं, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। बस घर वालों को पुराने खंडरात में बेहोश हालत में मैं मिलती हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि शादी करवा दो, माहौल की तब्दीली जहन पर अच्छा असर डालेगी, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती, महविश ने परेशान कुन लहजे में कहा। ओह तो ये बात है। खंडरात में पाया जाना वाकई तफ्तीशनाक बात है। कुछ याद कर, जहन पर जोर डाल। कुछ याद नहीं, बस धुंधला धुंधला सा साया है, काला साया। मुझे ये बस ये याद रह जाता है। हो सकता है कि ये नींद में चलने की बीमारी हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे घर वाले कमरे में कैद रखते हैं, फिर भी मैं खंडरात में पाई जाती हूँ। देख मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन शादी तमाम मसलों का हल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि माहौल की तब्दीली तुझे फायदा दे, ज़ारा ने कहा। यार मैं यहाँ तुझसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने आई हूँ। तू भी वही कह रही है जो मेरे सब घर वाले कह रहे हैं। मुझे शादी से सख्त चिढ़ है, यहाँ तक कि लड़कों से भी, महविश ने तंग कर गुस्से में कहा। इजी इजी यार, रिलैक्स, ज़ारा हाथ उठाकर बोली। जानती हूँ मैं तेरी लड़कों के बारे में फीलिंग, और यूनिवर्सिटी में जिस तरह तूने अहमर की बेइज्जती की वो भी मुझे याद है। ज़ारा कदरे तौक़ुफ़ से बोली। तुझे मेरा रवैया याद रह गया, मगर अहमद ने जो किया वो, महविश बदस्तूर उसी लहजे में बोली। वो बेचारा यूनिवर्सिटी का सबसे शरीफ लड़का था, तुझसे मोहब्बत करता था, इजहार मोहब्बत किया था उसने। तूने तो उसकी बेइज्जती की, पूरे यूनिवर्सिटी में उसका मजाक उड़ाया, तो वो दिल बर्दाश्त होकर यूनिवर्सिटी ही छोड़ गया। ज़ारा के लहजे में हमदर्दी थी। अच्छा किया जो वो चला गया, वरना मैं उसके और जूते मारती, महविश मुंह बनाकर बोली। तू नहीं समझेगी, तेरा अल्लाह ही हाफिज है, महविश ने हमदर्दी से कहा। तू तो समझदार है ना, मेरी मर्जी, मैं जो करूं, मैं जा रही हूं घर, ये कहकर महविश गुस्से से बाहर निकल गई। ज़ारा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो ना रुकी। उस दिन चूंकि महविश के वालिद की गाड़ी खराब थी, इसलिए वो बस से ज़ारा के यहाँ आई थी। घर में वो ज़ारा का कहकर ना आती तो उसे जाने भी ना दिया जाता। गुस्से में उसने ज़ारा के ड्राइवर की मदद लेना भी गवारा न किया। ज़ारा उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो किसी भी तरह नहीं मानेगी, इसलिए उसने ड्राइवर के लिए जिद ना की थी। मौसम निहायत ही सुहाना और खुशगवार था। शाम के 4 या 4:30 बज रहे थे। महविश बस स्टॉप पर खड़ी थी। वो ज़ारा के घर से गुस्से में निकल आई थी। उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी कि अगर कोई मौक़िफ़ की तायीद ना करता या फिर उसकी गलती पर उसे टोकता तो वो बहुत गुस्से में आ जाती और मजबूरा शख्स से जगर बैठती। चुनाचा इस वक्त भी यही हुआ था। महविश बस के इंतजार में खड़ी थी। काफी देर हो चुकी थी, मगर गाड़ी आने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके आसपास कोई और भी मौजूद है। ये तासुर निहायत ही शदीद और कवी तर था। महविश घबरा गई। बस स्टॉप पर तो कोई भी नहीं था, फिर किसी के पास होने का एहसास क्यों करता उसे। वो किसी भी तरह से तोहमप्रस्त ना थी कि उस एहसास को किसी रूह का शासाना समझे, मगर वो अपने इन एहसासात को क्या नाम दे। अभी वो सोच ही रही थी कि उसके बिल्कुल सामने एक लंबी सी शानदार कार आकर रुक गई। कार निहायत ही जदीद और खूबसूरत थी, बल्कि निहायत गैर मामूली, और कीमत भी कार की सुर्ख रंग थी, इंसानी खून की तरह। लिफ्ट चाहिए मैडम, एक निहायत शाइस्ता सी मर्दाना आवाज़ उसके कानों में गूंजी। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, महविश उसकी तरफ देखे बगैर मुंह बनाकर बोली। ओके, जैसे आपकी मर्जी, मगर इस वक्त कोई गाड़ी नहीं मिलेगी क्योंकि किसी सियासी कारकुन के मारे जाने से हड़ताल का ऐलान हुआ है। यह खबर महविश के लिए निहायत ही परेशान कुन थी। मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था, ना ही पैकेज ताकि वो किसी को बुलवा ले। महविश काफी घबरा गई।
इस पर महविश ने उसे देखा और देखती ही रह गई। ड्राइवर की शख्सियत काफी मुतासरकुन और सहर अंगेज थी। उसकी शख्सियत का सबसे मुतासरकुन हिस्सा उसकी आंखें थी, जो कि निहायत ही चमकदार थी, बल्कि उन आंखों में अजीब सा जादू था। मैडम, आप शरीफ कर की मालूम होती हैं, हालात ठीक नहीं हैं। इस पर महविश चाहने के बावजूद इनकार न कर सकी। न जाने की क्या बात थी कि महविश को लड़कों से नफरत का खुद साख्ता बुत टूटता महसूस हुआ। कार में बैठते ही महविश ने काफूर और केवरे की बेहद तेज महक महसूस की, जैसे कि किसी ताज़ा खुदी हुई कब्र के सामने आ गई हो। ये बात निहायत अजीब थी। महक का एहसास सिर्फ चंद लम्हों का था। महविश ने निहायत हैरत से उसे देखा, मगर दूसरे ही पल वो इतने दिलकश अंदाज में मुस्कुराया कि महविश उसकी मुस्कुराहट में डूब गई। कार तेजी से उड़ी चली जा रही थी। काफी देर गुजर चुकी थी। महविश ने सोचा कुछ न कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो बदअखलाकी होगी। इससे पहले वो कुछ बोले, गाड़ी यकदम रुक गई। आपका घर आ गया मैडम, वो मुस्कुराकर बोला। कार वाकई उसके घर के सामने खड़ी थी। महविश हैरतज़दा रह गई कि इस अजनबी को अभी तक इसने अपना एड्रेस बल्कि नाम तक नहीं बताया, फिर इसे कैसे पता चला कि ये मेरा घर है। वो हैरत के मारे गाड़ी से नीचे उतर गई। अभी वो उससे इस बारे में पूछना ही चाहती थी कि कार यकदम ही उड़नछू हो गई, जैसे कि वो उसके उतरने का मुंतजिर रहा हो। घर में दाखिल होकर महविश ने सुकून का सांस लिया था। उसे काफी हैरानगी थी कि एक अजनबी को उसके घर का पता कैसे मालूम है। हो सकता है कि दौराने सफर उसने बता दिया हो, मगर उसने तो उससे कोई बात तक न की थी। हो सकता है कि वो उसके वालिद को जानता हो। यही बात हो सकती है, महविश ने सोचा। कमरे में दाखिल होते ही महविश को ऐसे लगा कि कमरे में मुकम्मल तन्हाई नहीं है और कोई भी है। ऐसा ही एहसास उसे बस स्टॉप पर भी हुआ था। कमरे में तो उसके सिवा और कोई था भी नहीं। उसके कमरे में उसके सिवा कोई भी नहीं था और कोई कमरे में दाखिल होता भी नहीं था। वो धीरे से चलती हुई बेड पर जा बैठी। किसी और की मौजूदगी का एहसास अब भी उसके साथ मौजूद था। बेड पर बैठते ही उसकी नज़र शोकेस पर मौजूद एक बड़ी सी गुड़िया पर गई। ये गुड़िया महविश के बचपन की यादगार थी। उसे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। इस शौक को देखकर उसके वालिद ने ये गुड़िया इसे ला कर दी थी। उस गुड़िया की एक खास बात ये थी कि इसको लटाने से बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें इसकी बंद हो जाती थी। महविश को इस गुड़िया से बेहद प्यार था। जब कभी उसे डर लगता था तो इस गुड़िया को उठाने से उसका डर और खौफ खत्म हो जाता। उसे देखकर महविश का न जाने क्यों दिल चाहा कि उसे उठा ले। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। अभी वो उससे 2 कदम के फासले पर थी कि उसके कदम जमकर रह गए। एक दिलहराश चीख उसके हलक से निकली और वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरी और बेहोश हो गई। गुड़िया की आंखें खून से भरी हुई थी और उनसे टप टप खून टपक रहा था। अचानक गुड़िया के कदमों को हरकत हुई। आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया शोकेस से नीचे उतर आई। गुड़िया धीरे धीरे चलती हुई बेहोश महविश के पास आ गई। अब वो बेड पर चढ़ रही थी। गुड़िया के नन्हे नन्हे हाथों में एक खूबसूरत सुर्ख गुलाब था। उसी लम्हे दरवाजा खुला। गुड़िया ने पलट कर देखा और फिर वो गायब हो गई। इब्तदाई तबी इमदाद के बाद महविश को होश आ गया था। डॉक्टरों के मुताबिक किसी बड़े सदमे या खौफ के तख्त वो बेहोश हुई थी। उसके घर वालों ने उससे लाख पूछा, मगर वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे पाई। वो जवाब देना चाहती थी, मगर इस ख्याल से वो रुक जाती कि कोई इसका मजाक ना उड़ाए। तरक्की के इस दौर में कोई इसकी बातों को मजाक ही तस्वुर करता। वैसे गुड़िया की आंखों से निकलता खून उसकी नजरों का वहम भी हो सकता था। घर में उसके लिए रिश्ते की तलाश का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसी रात महविश का फोन बजा। वो रात के खाने से फरागत के बाद लैपटॉप पर चैटिंग में मसरूफ थी। महविश ने फोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन बात कर रहे हैं? महविश नॉर्मल से लहजे में बोली। मेरा नाम एहसन है। तो फिर मैं क्या करूं? महविश ने मुंह बनाया। दरअसल मैं आपसे कुछ करने को नहीं कह रहा, बल्कि आपकी एक उलझन दूर करना चाहता हूं। कैसी उलझन और हो कौन तुम? महविश ने एक नहीं बल्कि 2 सवाल किए। मैं वही हूं मैडम जिसने आपको लिफ्ट दी थी। तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर कैसे मिला? मेरा घर कैसे जानते हो? महविश बरहमी से बोली। गुड, मैं जानता था कि आप इसी बात को लेकर परेशान होंगी। आवाज बहुत बावकार थी। बिल्कुल ये असूली और डरा देने वाली बात है। महविश का गुस्सा अब खत्म हो चुका था। ये जवाब मैं जरूर दूंगा। इसके लिए कल शाम 5 बजे आपको कॉफी शॉप पर आना होगा। मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारी। वैसे भी अजमियों से मिलना जुलना मुनासिब नहीं। महविश दोबारा गुस्से से बोली। मैं जानता हूं कि आप आएंगी और आना ही होगा। एहसन को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। आवाज में तहक्कुम था। शट योर माउथ, मैं नहीं आऊंगी, समझ गए तुम? ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया।
महविश का मूड काफी खराब हो चुका था। उसे उस लड़के पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि इससे इस तरह बात करने की। फिर महविश का मूड ही नहीं हुआ कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल करे। वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसका इरादा टेरेस पर जाकर टहलने का था। रात का वक्त का मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवाओं ने महविश की तबीयत पर काफी खुशगवार असर डाला था। उसका मूड काफी ठीक हो चुका था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता टेरेस पर टहल रही थी। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो बहुत लाडली भी थी। चुनाचे उसने सोचा था कि अब्बा से लाड करके कुछ अरसे के लिए शादी रुकवा देगी। टेरेस पर टहलते टहलते उसकी नजर स्टोर पर पड़ी, जिसकी लाइट ऑफ थी। बटन स्टोर में दाखिल होते ही दाएं जानिब था। उसने स्टोर में दाखिल होते ही अंदाजे से बटन ऑन करने के लिए हाथ का दबाव डाला ही था कि उसके नरमो नाजुक और खूबसूरत हाथ किसी की गिरफ्त में चला गया। गिरफ्त सख्त न थी, किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ना ही था कि जैसे कि क़यामत गुजर गई। ये गिरफ्त सिर्फ चंद लम्हों की थी। महविश ने दिलदोज़ चीख से पूरे घर को जमा कर लिया। क्या हुआ बेटा? उसकी वालिदा वाजिदा बेगम ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अम्मी, स्टोर में कोई है। अरे तू तो बहुत डरने लगी है, आ मेरे साथ। वालिदा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चली गई। वालिदा के साथ वालिद भी थे। अंदर दाखिल होते ही एक निहायत ही खुशगवार सी महक ने उनका इस्तकबाल किया, जैसे कि रात की रानी और गुलाब साथ ही महक रहे हो। इतनी अच्छी खुशबू किसी ने भी नहीं सूंघी थी। अम्मी और महविश तो सहम ही गई थी। ऐसे लग रहा था कि स्टोर में खुशबू का ड्रम खुल गया हो। खौफ का एहसास तो अब्बू को भी था, मगर उन्होंने इस एहसास को कम करने की कोशिश की और बोले, बाहर से आ रही होगी। सलीम साहिब ने रात की रानी लगाई हुई है ना। इस बात से किसी की तशफीक होती या नहीं, मगर हकीकत ये थी कि महविश बहुत डर गई थी। यही हाल अम्मी का भी था। दूसरा दिन महविश के लिए बेकली और बेचैनी का सा था। उसे ऐसे लग रहा था कि उसके दिल को कोई मजबूर कर रहा है कि वो वहां जाए, मगर उसका पक्का इरादा था कि वो वहां नहीं जाएगी। 3 बजते ही जारा वहां आदम की। चल तैयार हो जा, जारा ऑर्डर करते हुए बोली। कहाँ? महविश ने मुस्कुरा कर कहा। अरे यार, तू जानती है आमिर खान की नई पिक्चर लगी है, चलना देखते हैं। नहीं, इंडियन मूवीज नहीं, कोई लोकल हो तो बता। महविश के लहजे में मुस्कुराहट थी। अच्छा, फिर फाहद मुस्तफा की कोई मूवी लगी है, वो देखते हैं, जारा ने कहा। ये हुई ना बात, महविश मुस्कुराते हुए बोली। फिल्म शुरू होने में काफी वक्त था, इसलिए वो टिकट के बाद सिनेमा में बने कॉफी शॉप में बैठी कॉफी और चिकन सैंडविच के ऑर्डर देकर गोया हुई। तुझे मालूम है मैं क्यों आई? ये तो तू खुद बताएगी। जारा के लहजे में मुस्कुराहट थी। एक मर्द की वजह से। उसने कहा था कि मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। देख, मैं तेरे साथ हूं। तू मेरा कहा दुरुस्त हुआ, देखा ना, आप आ गई। महविश को अपने अकब से मर्दाना आवाज सुनाई दी। महविश ने गुस्से में पलटकर देखा तो देखती ही रह गई। न जाने उसकी शख्सियत में क्या सहर था कि उसका सारे का सारा गुस्सा बर्फ बनकर पिघल गया। वो निहायत ही खूबसूरत था। इतना खूबसूरत था कि वो उसकी खूबसूरती में खो गई। उसे अपने सामने देखकर वो बिल्कुल उसे चुप लग गई। महविश को पहली बार वो बंदा बहुत अच्छा लगा, जैसे मोहब्बत का वो क्यूपन जिसने बहुत को रकम किया था। आज महविश को भी उसने अपने मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। तशरीफ रखिए, महविश झिझकते हुए बोली। शुक्रिया। वो कुर्सी पर बैठ गई। जारा के होंठों पर मुस्कुराहट थी। महविश को सारी बात समझ आ चुकी थी। ये जरूर जारा की हरकत थी। तो मेरा नंबर और एड्रेस तुमने दिया था? महविश जारा की तरफ देखकर बोली। जो जारा ने मुस्कुराते हुए अपने शाने झुकाए। तू बहुत कमीनी है, महविश ने बरहमी से कहा। जवाब में जारा और एहसन हंस दिए। तो गुस्से में घर से निकल गई। हड़ताल का ऐलान था, इसलिए मैंने एहसन भाई को भेजा और तू इन्हें पहली नजर में पसंद आ गई, इसलिए मैंने तेरा नंबर इन्हें दे दिया। मेरा ख्याल है कि बुरे एहसन भाई भी तुझे नहीं लगे। जारा मुस्कुराई। इतना सुनना था कि महविश के गाल तब से गए, मगर दूसरे लम्हे वो मुंह बनाकर बोली। तेरे एहसन भाई बिल्कुल लोफर लगे हैं मुझे। मैं जा रही हूँ, तू पी इनके साथ कॉफी। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। और फिर रात को जब महविश बिस्तर पर लेटी तो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एहसन का ही चेहरा था। जारा की ये बात बिल्कुल ही हकीकत थी कि एहसन का जादू इस पर चल गया है। लड़कों से नफरत करने वाली के दिल में एक लड़के की मोहब्बत ने घर कर लिया था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अचानक उसे ऐसे महसूस हुआ कि उसकी खिड़की के पास खुद ब खुद खुल गई हूँ। दूसरे लम्हे ही उसके सामने एहसन खड़ा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एहसन के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। उस वक्त हैरत अंगेज बात यह थी कि महविश को इस बार जरा बराबर भी गुस्सा न आया, बल्कि वो इसे हैरत भरी नजरों से देख रही थी।
तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? एहसन दिलकश मुस्कुराहट से बोला। नहीं तो। महविश हैरान थी कि उसकी चौड़ी पकड़ी कैसी गई। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, खुदा के लिए चले जाओ, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। कोई आ गया तो मेरे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। एहसन का लहजा अजीब था। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है या नहीं। नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। महविश ने इनकार का मुजाहिरा किया। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसे ने कहा। तुम जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। नहीं जाऊंगा, पहले हाँ बोलो। अच्छा तो ठीक है, बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर एहसन कुर्सी पर दराज हो गया। उसका सुकूनो इत्मीनान ये जाहिर कर रहा था कि वो रात भर यहीं बैठा रहेगा। चंद लम्हों तक तो महविश देखती रही, फिर उसके करीब आकर बोली, प्लीज चले जाओ, मुझे सताओ मत। उसके लहजे में लजाजत थी। पहले हाँ बोलो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अच्छा बाबा, कल बोलूंगी प्लीज, महविश बदस्तूर उसी लहजे में बोली। अच्छा ठीक है, कल शाम 5 बजे पार्क में। ये कहकर एहसन उठ खड़ा हुआ और न जाने क्या सोचकर घुटनों के बल झुक गया। उसके हाथ को भोसा दिया और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। महविश भी लिपक कर खिड़की के पास पहुंची, मगर वहां अंधेरे के सिवा कुछ न था। कमरे में अभी तक जैसे एहसन की महक मौजूद थी। महविश ने ठंडी सांस ली और बिस्तर पर दराज हो गई। वो एक सब्ज रंग की मकड़ी थी जिसका कत्तर आम मकड़ियों से थोड़ा बड़ा ही था। वो मकड़ी महविश के कमरे की छत पर चिपकी हुई थी। महविश अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब थी। अचानक मकड़ी ने छत छोड़ दी और धप से महविश के माथे पर जा गिरी। महविश की आंख खुल गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन चीख ना पाई। वो इस मनहूस को हटाना चाहती थी लेकिन हटा ना पाई। मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती महविश के माथे से महविश के मुंह तक आ गई। फिर वो अध खुले दाने से अंदर दाखिल हो गई। महविश उठ बैठी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। दफतन एक खूबसूरत सहर अंगेज आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे कि कोई वायलिन बज रहा हो। आवाज में न जाने कैसा जादू था, न जाने कैसा सहर था। वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई। अब उसका रुख दरवाजे की तरफ था। उसकी महरूती उंगलियां जूं ही दरवाजे से मस हुई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। घर वालों पर वही सहर अंगेज नींद तारी थी। उसका रुख उसी वीरान खंडर की तरफ था जो कि साल साल से उसी तरह वीरान था। वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जो कि उसकी रूह पर दिलफरेब एहसास तारी करती थी। अब वो उस कब्रनुमा ढेर के सामने खड़ी थी। वो खुद से बिल्कुल ही बेगानी थी। ना ही उसे कोई खौफ था, ना ही किसी किस्म की दहशत का एहसास। वो ढेर से बाएं जानब मुड़ गई। वो आवाज उसी तरफ से आ रही थी। वो उसी आवाज की सिमत चल पड़ी थी। देर में वो निहायत ही एक आलीशान और सजे हुए कमरे में मौजूद थी। कमरे के वस्त में एक खूबसूरत मसहरी सजी हुई थी। मसहरी के बिल्कुल सामने एक लकड़ी की बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल मौजूद थी। मसहरी के चारों तरफ से अतलसो कमहाब के पर्दों से मुज़य्यन थी। ड्रेसिंग की टेबल पर एक बहुत बड़ी मोमबत्ती रोशन थी जिसकी लो ड्रेसिंग के आईने तक जाती थी। महविश एक मामूल की तरह उस कमरे में खड़ी थी। दफतन एक तेज किस्म की चीख की आवाज गूंजी और वायलिन की आवाज रुक गई। उसके साथ ही महविश जैसे होश में आ गई। उसने अपने आप को नए माहौल में देखा तो वो परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि वो तो अपने कमरे में थी। महविश, महविश, एक खड़खड़ाती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। आवाज में दर्दो कुर्ब के साथ खौफो दहशत का अजीब सा तासुर भी था। कौन? महविश ने घबराए हुए लहजे में कहा। मेरी बेचैन मोहब्बत तुम्हें पुकार रही है, जिसे तुम कभी समझ ही नहीं सके। मैं तुम्हें नहीं जानती। जवाब में महविश को सिर्फ कह कहे की आवाज सुनाई दी। अपने खूबसूरत और हुसैन जिस्म को कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। शराब बोतल में ज्यादा देर कैद रहे तो वो खराब हो जाती है। मैं जान दे दूंगी, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। महविश का लहजा सख्त था। महविश को कोई जवाब न मिला। कुछ ही लम्हों में वो वायलिन की आवाज फिर गूंजी। वही मधुर सा साज, वही पुरसूर सा साज। महविश पर वही मामूल किसी कैफियत तारी हो गई। फिर उसने वही किया जो उस आवाज ने कहा था। वो शाने बेनियाजी से चलती मसहरी पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थी। यकायक उसके जिस्म पर छत से फूलों की बरसात होने लगी। चंद ही लम्हों में उसकी बरहनगी छुप गई। फिर किसी के कदमों की आहट हुई और मोमबत्ती की जलती लौ बुझ गई। महविश की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने बेडरूम में पाया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसको काफी की शदीद तलब महसूस हो रही थी। तो गोया ये ख्वाब था। महविश ने अपने सर को दोनों हाथों से दबाते हुए सोचा। दूसरे लम्हे जब उसकी नजर खुद पर पड़ी तो हैरान रह गई। उसका जिस्म सिर्फ ओढ़ने वाली चादर से ढका हुआ था और जिस्म से गुलाब की खुशबू उठ रही थी। तो गोया ये ख्वाब नहीं था। वो बड़बड़ाई। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी जहां उसके कपड़े थे।
उसने उठकर तेजी से कपड़े पहने और सर पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां एक ताजा खुला हुआ गुलाब मौजूद था। उसकी आंखें खौफ व हैरत से फटी की फटी रह गई। एहसन ये सारा माजरा सुनकर फिर हंसा। कमाल है, तुम इतनी एडवांस होकर इन चीजों को मानती हो। एहसन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले नहीं मानती थी मगर अब इन बातों को मानती हूँ और तस्लीम भी करती हूँ। महविश तंग आकर बोली, बहुत खूब। हमारे मुल्क की एक अक्सरियत पढ़ी लिखी होकर इन बातों को मानती है। हाँ, तुम भी मानते अगर ये सब चीजें महसूस करते देखते। जवाब में एहसन के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट डर आई। अच्छा छोड़ो इन वाहियात बातों को, तुम आज मुझसे इजहार मोहब्बत के लिए आई हो। एहसन कदरे तौकफ के बाद बोला। वो दोनों उस वक्त काफी शॉप में मौजूद थे। एहसन इंतहाई स्मार्ट मालूम हो रहा था। ग्रे सूट उस पर बहुत जच रहा था, जबकि महविश ने व्हाइट रंग का सूट पहन रखा था जिसमें वो निहायत ही खूबसूरत लग रही थी। अजीब बात थी कि एहसन से महविश जब भी मिलती तो उसके पास से काफूर की महक लाजमी महसूस होती। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, एहसन ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ बातों के जवाब नहीं दिए जाते बल्कि समझे जाते हैं। महविश के होंठों पर मुस्कुराहट थी। फिर मैं हाँ समझू। महविश ने असबात में सर हिलाया। शादी का मामला चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात साबित हुई। एक माह के अंदर अंदर महविश के हाथ मेहंदी से रंग गए। वो खुद भी हैरान थी कि सारा मामला इस कदर जल्दी कैसे हो गया। उसकी सारी फ्रेंड भी हैरान थी कि लड़कों से दूर भागने वाली आज कैसे एक लड़के की हो गई। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी लेकिन एहसन का कहीं पता न था। महविश सुकड़ी सिमटी दुल्हन के लिबास में बैठी थी। बैठे बैठे महविश की कमर दर्द करने लगी थी। सुहाग की रात के सारे अरमान जिंदा हो चुके थे। दफतन कदमों की आहट सुनाई थी। महविश और सुकड़ गई। उसकी आंखें हया के बोझ तले झुक गई। आहट करीब होती गई और करीब और करीब। फिर जैसे किसी ने उसका घूंघट उठा दिया। महविश और सुकड़ गई। उसकी आंखें बंद थी, चश्मे बदूर। एक भारी सी आवाज उसके कानों से टकराई। ये आवाज हरगिज एहसन की तो न थी। महविश ने घबराकर आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे महविश को खैरत का शदीद झटका लगा। वो एहसन नहीं था, वो कोई और था। 25-26 साल का खुश शक्ल नौजवान था। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। कौन हो तुम? मेरा शोहर कहाँ है? तुम मुझे भूल गई महविश बेगम? मगर मैं नहीं भूला। जब तक जिंदा रहा तुम्हें हर पल याद करता रहा। मौत के बाद भी मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। महविश ने उसे ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अहमर, तुम? चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद वो बोली, हाँ मैं अहमर इकबाल उर्फ एहसन इकबाल। याद करो वो दिन कि जब तुम अपने एहसन के नशे में झूम रही थी, जब मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल दिया था और तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक उड़ाया। हाँ तो तुम थे ही इस काबिल, महविश ने सख्त लहजे में कहा। तुमने ठीक कहा। जिल्लत और बेबसी के एहसास से मजबूर होकर मैंने खुदकुशी कर ली, जिससे आज तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। मैंने तुम्हारे घर में तुम्हें डराया। खंडर में तुम मेरे मजबूर करने पर जाती थी। वो तुम्हारा ख्वाब भी मेरी ही वजह से था। मैं तुमसे एहसन बनकर मिला। ज़ारा को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। आज मेरी मोहब्बत का इंतकाम पूरा हो जाएगा। इतना कहकर अहमद की शक्ल बदलने लगी। अब वहां एहसन था। कुछ ही लम्हों में एहसन के जिस्म से गोश्त झड़ने लगा। महविश की खौफजदा आंखों के सामने एक ऐसी लाश खड़ी थी जो कि गल सड़ चुकी थी। वो लाश आगे बढ़ने लगी और पूरे कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। अब तुम सिर्फ मेरी गुलाम होगी और मेरी गुलाम ही बनकर रहोगी। फिर महविश की कुर्बनाक चीखें सुनाई देने लगी। आज 2 साल गुजर चुके हैं। महविश के वालिदैन आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। दूसरी सुबह जब महविश को लेने एहसन के बंगले पर पहुंचे तो वहां कोई भी बंगला न था, सिर्फ कचरे से बड़ा प्लाट था। चूंकि ये रिश्ता ज़ारा के यहाँ आया था, इसलिए ज़ारा के वालिद पर अगवा कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। एहसन की इंक्वायरी करवाई गई तो पता चला कि ज़ारा का कज़न एहसन को अमेरिका में इंतकाल हुए 6 माह हो चुके हैं। ये वही इंतकाल की तारीख थी जिस रोज़ अहमर एहसन बनकर महविश को मिला था। उन पुरअसरार खंडरात से आज भी किसी औरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और किसी मर्द के फातिहाना कह कहे। शायद अहमर का इंतकाम पूरा हो गया था और न जाने कब महविश को सुकून मिलेगा, न जाने वो कब सुकून से मर सकेगी।